डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके 9th एसएसटी के अंतर्गत आपका टॉपिक है फ्रांस के नए संविधान में शक्तियों का विभाजन। फ्रांस के नए संविधान में शक्तियों का विभाजन। डियर स्टूडेंट, हर टॉपिक को आप बहुत सरलतापूर्वक सीख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे भी टॉपिक जिस तरह से है कि संविधान में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन क्या होता है। फ्रांस के टाइम में संविधान के समय शक्तियों के विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या स्वरूप था, इसके संदर्भ में पहले हम लोग चर्चा कर लें, फिर विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में बहुत सरल तरीके से समझेंगे कि जैसे फ्रांस में पहले राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लुई 16वें का शासन था, एक राजा था और एक राजा का पूरे देश में फ्रांस में शासन था। तो जो भी कानून बनाता था, जैसा मन करता था उस तरह से शासन करता था, जिस तरीके से चाहता था उस तरीके से कानून बनाता था। यानी कहने का मतलब है कि वही सब कुछ था, चाहे वो कानून बनाने वाला हो, चाहे कानून का पालन करने वाला हो, चाहे जिस रूप में नीतियों का संचालन करने वाला हो, किसी रूप में उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन जब फ्रांस में परिवर्तन आया, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और फ्रांस में संविधान की व्यवस्था की गई, तो संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया। अब शक्तियों का विभाजन क्या है? तो जैसे आधुनिक समाज में यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे सरकार है तो सरकार के शक्तियों का क्या होता है? जो उसके अंग हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका। इन तीनों में सरकार के अंगों का शक्तियों का विभाजन होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक अंग ही सब कुछ नहीं होता, सर्वशक्तिशाली नहीं होता। उनके शक्तियों का इन 3 बॉडी में डिवीज़न किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अपने अपने हिसाब से कर सके और एक दूसरे को नियंत्रण भी स्थापित कर सके। ऐसा इसलिए किया गया है कि ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य है जिसमें लोगों को समानता, लोगों के अधिकार, लोगों की स्वतंत्रताएं, एक आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है। प्राचीनतम जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें आप राजा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे, उसके नीतियों के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, उसकी आलोचना नहीं कर सकते थे। लेकिन इस व्यवस्था में क्या दी गई व्यवस्था कि इसमें जो है शक्तियों का विभाजन किया जाएगा सरकार का, और सरकार निरंकुशता से उसको बचाया जा सकता है। यानी कि सरकार के अंगों को जब विभाजित कर दिया जाएगा तो हर बॉडी अपने कह सकते हैं सीमाओं में रह कर के कार्य करेगी, किसी को दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेगी, और इस तरह से एक न्यायिक या कह सकते हैं एक बैलेंस जो है शासन स्थापित होगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, समानता पर आधारित शासन व्यवस्था होगी, न्याय पर आधारित शासन व्यवस्था होगी। यानी यहाँ पे निरंकुशता को कम करने के लिए इस तरह की व्यवस्था लाई गई। संविधान एक नई व्यवस्था है, सरकार के अंगों का विभाजन एक नई व्यवस्था है। राजतंत्रात्मक में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि राजतंत्रात्मक में राजा ही सब कुछ होता था, जैसा चाहता था वैसा शासन करता था, जैसा चाहता था कानून बनाता था, उसके ऊपर कोई अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जब समाप्त हो गई तो संविधान एक नई व्यवस्था है। यानी संविधान के माध्यम से सरकार चलाया जाएगा। उस देश में कोई भी देश हो, उस देश के लिए एक संविधान होगा और उसी के अनुरूप जो है शासन व्यवस्था संचालित होगी। और शासन व्यवस्था में सरकार के अंगों को डिवीज़न किया जाएगा, सरकार के अंगों में उसके शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, जिससे कोई एक अंग तानाशाही ना करे, मतलब अपने हिसाब से नियम कानून ना बनाए। अगर एक ही व्यक्ति के अंदर पूरी शक्तियाँ हो जाएंगी तो क्या करेगा? उसका दुरुपयोग करेगा। तो इस तरह से व्यवस्था दी गई है जिससे शासन व्यवस्था सही चले, किसी भी प्रकार की जनता के लिए कोई समस्या उत्पन्न न हो। क्योंकि यही समस्या तो पहले थी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में, जिससे जनता ने विद्रोह किया, जनता सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस तरह से लगातार संघर्ष की अपने ही राजा अपने ही सरकार के खिलाफ।
तो इस तरह से एक ऐसी व्यवस्था दी गई कि एक संविधान होगा, सरकार के अंग होंगे, उसके अंगों को अलग अलग शक्तियों में विभाजित किया जाएगा जिससे सरकार निरंकुश न होने पाए और जनता के व्यवस्थाओं में कह सकते हैं जैसे न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका है, तीनों को शक्तियों का जब विभाजन रहेगा तो जनता को भी उससे फ़ायदा होगा, सरकार निरंकुश नहीं होगी। सरकार अगर निरंकुश होती है तो ये बॉडी उसको नियंत्रित करेगी किस तरह से, तो इस ऐसी स्थितियों में इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी जिसके कारण शक्तियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। तो इस तरह से आपने समझा कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वे सर्वा था, लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था के समाप्त होने के पश्चात जो नई व्यवस्था बनी यानी संविधान का होना चाहिए, सरकार के अंगों का विभाजन होना चाहिए, ये उसके बाद की व्यवस्था है जिससे जनता को कोई दिक्कत ना हो और उस देश में राजतंत्रात्मक निरंकुश शासन व्यवस्था के स्थान पे एक नई व्यवस्था दी जा सके जिससे जनता को किसी भी तरह से कोई समस्या न आने पाए और प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से संचालित हो सके। तो इसी क्रम में आइए हम अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं कि फ्रांस के नए संविधान में शक्तियों का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। शक्ति मतलब कि सरकार के अंग में जो शक्तियां थी ये इनको विभाजन किया गया था जिससे प्रशासनिक व्यवस्था सही रूप में संचालित की जा सके। सबसे पहले था विधायिका, फर्स्ट है विधायिका। अब विधायिका क्या है, विधायिका जो फ्रांस की बनाई गई थी वो एक सदनीय थी, एक सदन वाली थी, जैसे दो सदन वाले भी होते हैं। तो ये एक सदनीय विधानसभा की स्थापना की गई जो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य थे वो कितने थे, 745 सदस्य थे। तो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य थे कितने थे, 745 सदस्य थे। तो इस तरह से सदस्यों की संख्या 745 की गई। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। कार्यकाल सदस्यों का 2 वर्ष का होता था, तो 745 सदस्य होते थे और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था, 2 वर्ष होता था। निर्वाचन के लिए नागरिकों को 2 भागों में विभक्त किया गया था। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे आप लोग कि 745 जो थे निर्वाचित सदस्य थे, कितने वर्ष के लिए चुने जाते थे, 2 वर्ष के लिए। निर्वाचन के लिए सदस्यों को कितने भागों में डिवाइड किया गया था, 2 भागों में, जिसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक थे। सक्रिय नागरिक के अंतर्गत ऐसे नागरिक जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे वो क्या कहलाते थे, सक्रिय नागरिक कहलाते थे। जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे सक्रिय नागरिक कहलाते थे और शेष जो थे वे निष्क्रिय नागरिक थे। सक्रिय नागरिक जो थे उनकी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए थी। सक्रिय नागरिक जो है प्रति 100 नागरिकों के लिए क्या करते थे, एक निर्वाचक चुनते थे और फिर उसके बाद एक निर्वाचक मंडल जो है की व्यवस्था बनती थी आगे चल के। तो इस तरह से सक्रिय नागरिक जो है क्या करते थे, प्रति 100 नागरिकों के लिए क्या चुनते थे, एक निर्वाचक चुनते थे। आगे इसी में इस विधानसभा को कानून निर्माण का पूर्ण अधिकार था। इस विधानसभा को कानून निर्माण का पूर्ण रूप से क्या था, अधिकार प्राप्त था। तो इस तरह से फर्स्ट में आपने क्या अध्ययन किया कि एक विधायिका थी, विधायिका के अंतर्गत सदस्यों की संख्या कितनी थी, 745, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते थे। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का। निर्वाचन के लिए नागरिकों को 2 भागों में बांटा गया था, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक ऐसे नागरिक जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और ये सक्रिय नागरिक जो थे क्या करते थे, 100 नागरिकों के लिए एक निर्वाचक चुनते थे और यही निर्वाचक आगे चल के एक निर्वाचक मंडल के रूप में निर्मित होता था। तो इस तरह से जो है इन्हें विधानसभा को कानून निर्माण का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड है कार्यपालिका। कार्यपालिका इसका प्रमुख जो होता था वो कौन होता था, राजा होता था। कार्यपालिका का मुख्य प्रधान जो होता था राजा होता था। अब राजा के कार्य क्या होते थे, राजा जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता था, मंत्रियों की नियुक्ति करता था। जैसे कार्यपालिका का प्रधान वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान तो आप क्या बताएंगे, प्रधानमंत्री। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और राज्य कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इस तरह से आपको लर्न रखना है। वर्तमान समय में जैसे केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को ध्यान देंगे। यहाँ पे राजा जो है क्या करता था, मंत्रियों की नियुक्ति करता था, सेना का नेतृत्व करता था।
सेना का नेतृत्व करता था। अब जैसे सेना के नियम हैं, युद्ध के समय हैं, या नियमों कानून का निर्देश देना हो, सेना का कहीं अभियान चलाना हो, कोई विशेष क्षेत्र में लेके जाना हो, तो इस तरह से सेना का वो क्या करता था, नेतृत्व करता था। एवं विदेश नीति का निर्धारण का भी अधिकार उसे प्राप्त था कि विदेश नीति में किस देश के साथ समझौता करना है, किस देश के साथ संधि करनी है, किस देश के साथ किस तरह से संबंध रखने हैं, इन सभी का निर्णय कौन करता था, राजा करता था। तो इस तरह से राजा के ये सब जो है क्या थे, कार्य थे। किंतु एक यहाँ पे एक अलग चीज़ है, किंतु वो विधानसभा उसके प्रभाव से मुक्त थी। यानी राजा का विधानसभा पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था कि राजा ये नहीं दबाव डाल सकता था किसी तरीके से कानून बनाइए, मेरे हिसाब से कानून बनाइए। विधानसभा पर राजा का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का अधिवेशन आमंत्रित नहीं कर सकता था, यानी विधानसभा को अधिवेशन करने के लिए उसके पास क्या नहीं थे, अधिकार नहीं थे, पावर नहीं था। वो विधानसभा का अधिवेशन नहीं आमंत्रित कर सकता था और उसे भंग भी नहीं कर सकता था। तो इस तरह से उसको इस तरह की शक्तियाँ उसे नहीं प्राप्त थी। ना ही कानून प्रस्ताव को क्या कर सकता था, पारित करवा सकता था। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं कि जैसे वह विधानसभा का अधिवेशन आमंत्रित नहीं कर सकता था, वह विधानसभा को भंग नहीं कर सकता था, और ना ही वह कानून को प्रस्ताव पारित कर सकता था। यहाँ विधानसभा का भंग करने से तात्पर्य क्या नहीं है, अगर विधानसभा को कोई भंग कर देगा, जैसे वर्तमान समय में स्थिति है, तो उसी समय जो है विधानसभा भंग हो जाएगा और फिर से चुनाव कराना होगा। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में वह विधानसभा को भंग भी नहीं कर सकता था। न्यायालय व न्यायाधीशों पर उसका किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। उसके मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते थे, यानी न्यायपालिका को राजा से दूर रखा गया था। किसी भी प्रकार का न्यायपालिका पे राजा का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। न्यायपालिका स्वतंत्र बॉडी थी उस टाइम में, और अपने हिसाब से वो निर्णय लेती थी, अपने हिसाब से निर्णय करती थी। न्यायिक संबंधी जो भी निर्णय लेना होता था वो स्वतंत्र रूप से करती थी। राजा का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। तो इस तरह से न्यायपालिका के संदर्भ में, विधानसभा के संदर्भ में राजा की शक्तियाँ सीमित कर दी गई थीं। वह इन मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता था, ना ही उसके मंत्री विधानसभा के सदस्य बन सकते थे। तो इस तरह से ये व्यवस्था दी गई थी, किसके लिए, कार्यपालिका के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, न्यायपालिका पे। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में देश में प्रचलित प्राचीन न्याय व्यवस्था के स्थान पर क्या किया, केंद्रीय व स्थानीय न्यायालयों का निर्माण किया। जो प्राचीन न्यायिक व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सारी चीज़ें राजतंत्रात्मक चीज़ों से जुड़ी हुई थी। जो चीज़ें प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, उस परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ अनुकूल नहीं थी, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, क्योंकि वो पुरातन व्यवस्था थी, उन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। तभी तो समाप्त करने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि लोगों ने क्या किया, क्रांति की। और क्रांति इसलिए की क्योंकि उनकी विपरीत शासन व्यवस्था थी, निरंकुश शासन व्यवस्था थी। राजा के अत्याचार से जनता मुक्त परेशान हो चुकी थी, न्यायिक व्यवस्था से परेशान हो चुकी थी। तो इन्हीं व्यवस्थाओं से छुटकारा पाने के पश्चात ये सारी नई व्यवस्थाएं दी गई। पुरानी न्यायिक व्यवस्था को भी समाप्त किया गया, उसके स्थान पर नवीन न्यायिक व्यवस्था स्थापित किया गया। इसमें जो है स्थानीय न्यायालयों का निर्माण किया गया। इन न्यायालयों के लिए, न्यायाधीशों के लिए सक्रिय न्यायाधीशों का निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिससे न्यायिक व्यवस्था बनी रहे और किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो सके, राजा के किसी प्रकार का इंटरफेयर ना हो सके। और इस तरह से सरकार के तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अपने अपने बॉडी थे, तीनों की अपनी अपनी सीमाएं थीं। अपनी अपनी सीमाओं में रहकर ही तीनों अपने कार्य करते थे। प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन इस रूप में किया जाता था कि किसी का दूसरे बॉडी पे, दूसरे अंगों पे कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। डियर स्टूडेंट, आज आपने इस वीडियो के अंतर्गत फ्रांस के नए संविधान में शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया था, किस तरह से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपनी अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करते थे। राजा का देखिए अभी यहाँ पे किस तरह से आपको दिखा कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। न ही न्यायपालिका में इंटरफेयर करता था राजा, हस्तक्षेप करता था, ना ही विधानसभा के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करता था। उसकी अपनी सीमाएं निर्धारित की गई थी और उसी दायरे में रह कर के वो
कार्य करता था। तो इस तरह से आपने शक्तियों का विभाजन के संदर्भ में अध्ययन किया कि किस तरह से संसद संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया फ्रांस में नए संविधान में, और इस तरह से शक्तियों के अंतर्गत आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया। तो अपने वीडियो में इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। अगले विषय वस्तु को लेकर के फिर से आपके सामने आते हैं। धन्यवाद।